हेलो डियर स्टूडेंट, सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए गणित विषय में जो विगत 6 वर्षों में प्रश्न पत्र आए हैं या बोर्ड ने परीक्षा आयोजित की है, उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं में मुख्य रूप से 3 सेट होते हैं, सेट ए, बी और सी। उस प्रश्न पत्र के सेट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंकों वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपका सर्वप्रथम आ जाता है 1 अंक वाला। ठीक है, 1 अंक के बाद हमारा हो जाता है 2 अंक वाला, 2 के बाद आता है सीधा 4 वाला और 4 के बाद आता है सीधा 6 अंक वाला। तो इस तरह से जो गणित के प्रश्न पत्र हैं वो हमारे 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। स्पष्ट है बात? चलिए, हमारा 1, 2, 4 और 6 क्लियर हो गया बात। तो आज हम गणित के इस वीडियो में गणित से संबंधित कक्षा 12वीं के 6 अंक वाले प्रश्न को करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं गणित में पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक एक समझाना पड़ता है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बिल्कुल, और अंत तक जरूर देखिए, एक एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम समझें। चलिए, ये हमारा 6 नंबर का है, पूरा आएगा 6, 4, 2, 1 सब आएगा क्या, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो बढ़ जाते हैं प्रश्न के लिए। सबसे पहला प्रश्न जो आया हुआ है देख लीजिए, ये सब प्रश्न जो आ चुके हैं परीक्षाओं में उन्हीं को हम यहाँ पर हल करा रहे हैं। चलिए देख लीजिए क्या दिया है यहाँ पर, सॉल्यूशन दिया है हमारा ये निश्चित समाकल का, है ना, ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है निश्चित समाकल के जो प्रगुण है 7, 8 उससे संबंधित है। इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले इसको आई के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तो इसमें गुणधर्म इस्तेमाल होना होता है। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरा, कहाँ से कहाँ तक दिया है हमारा, सीमा दिया है मेरा 0 से 8 क्या दिया है प्रश्न, उसको पहले लिख लो, रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 8a माइनस एक्स और dx। ये आई हमने ले लिया। आई के पश्चात हम लोग यहाँ पर एक प्रगुण को इस्तेमाल करेंगे। वो प्रगुण क्या है मैं बताऊंगा यहाँ पर, फिलहाल लिखते हैं, पहले इस्तेमाल कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। आई बराबर 0 से 8a, फिर हमारा हो जाएगा x आ जाएगा 8a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x, जितना भी x है उसके जगह में 8a से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस, ठीक है, अंडर रूट 8a तो लिखाएगा ही, माइनस एक्स से हमें लिखाएगा 8a माइनस एक्स। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा प्रगुण इस्तेमाल हो रहा है। मैं प्रगुण को यहाँ नीचे लिख देता हूँ। स्पष्ट हो गया बात? तो हमारा जो प्रगुण है वो प्रगुण क्या है आपको बताता हूं मैं। प्रगुण कहता है कि अगर मेरा कोई लिमिट है 0 से a, कोई फलन है x के फलन में और dx है, तो आप क्या करना है, उस x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे जो हमारा इन दोनों का योग 0 और a का योग, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और dx। तो ये जो दोनों का मान, चाहे fx का निकालो चाहे a माइनस एक्स का निकालो, दोनों का उत्तर क्या आएगा, समान आएगा, मतलब आई है तो आई ही आएगा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा, इसको पहले अब हल कर लीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से 8a, और ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 8a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8a माइनस एक्स प्लस, ये देखिए ब्रैकेट जब ओपन होगा ये माइनस 8a है, 8a से 8a कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है और इसको मान लेना है समीकरण 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
या लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 के बीच में प्लस लगा लीजिए। अब ये देखो इधर है मेरा आई, इधर भी है मेरा आई, क्या हो जाएगा आई आई 2i हो जाएगा। देखिए दोनों के पास सीमा 0 to 8 है, सेम है बिल्कुल ठीक, 0 to 8 है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दोनों का लघुत्तम एक ही है, तो पहले तो लिख लेता हूं मैं, उसके बाद समझाएंगे हम। यहाँ पर ये देखो अंडर रूट 8a माइनस एक्स, बीच में क्या लगाना है प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं रूट एक्स को पहले लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8a माइनस एक्स हो जाएगा। ऊपर में क्या लिखाएगा अंडर रूट 8a माइनस एक्स। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका जो नीचे का हर है वो समान है, तो वही उसका लघुत्तम बन जाएगा। और इस प्रकार हमको 2i के रूप में जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 0 से 8a आ जाएगा मेरा, नीचे तो सेम हो जाएगा दोनों के लिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8a माइनस एक्स, और ऊपर भी वही आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8a माइनस एक्स, ये dx समान ऊपर नीचे है कट जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 2i बराबर क्या आ जाएगा 0 से 8a, क्या आ जाएगा 1 dx, और 1 dx का कितना आता है 1 dx का आता है x, और सीमा कहाँ से कहाँ रहेगी 0 से 8a, ठीक है। 2i बराबर x से हमें एक बार 8a रखो, माइनस एक बार x के हमें 0 रखो, और इस प्रकार से 2i बराबर क्या हो जाएगा 8a, और i का मान प्राप्त हो जाएगा 8a बटे 2, इसका उत्तर प्राप्त हो गया हमको 4a। अब i किसको माने थे, i तो इसी को माने थे, देखो इसी को तो i माने थे, ये क्या हो जाएगा i के जगह में क्या हो जाएगा 0 से 8a अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 8a माइनस एक्स dx, जिसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4a, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह, ठीक है, आव्यूह दिया गया है, इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक। ए इनवर्स निकालने का तरीका जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं। देखो अगर ए, मेरे पास तो ए पहले से लिखा हुआ है, आप एक बार पुनः लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर किसी को एक से गुणा करोगे तो वही आता है, ये नियम जानते हैं। तो यहाँ पर इसको एकक सदिश कहते हैं, ठीक है। अलग अलग 2 इंटू 2 3 इंटू 3 के फॉर्म में हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए को ए गुणे आई, उसको एकक सदिश को बोलते हैं आई, ठीक है, आव्यूह की भाषा में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ए। दूसरी चीज, अगर मैं किसी आव्यूह को उसके प्रतिलोम के साथ गुणा कर दूं, इनवर्स के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमको आई हो जाएगा, मतलब प्रतिलोम के साथ गुणा करेंगे तो एक आता है, जैसे x को 1/x के साथ गुणा करोगे तो एक आएगा, वैसे ही इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, दोनों गुणा करोगे तो एक आएगा, एक को बोलते हैं एकक सदिश। समझ में आ गया बात, सॉरी एकक आव्यूह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये जो हमारा ए है, ठीक, यहाँ रखता हूं मैं ए का मान रख दीजिए, क्या है ए का मान, ये है मेरे पास 2 1 1, फिर क्या है 1 0 1, उसके पश्चात क्या है 0 2 और ऋण 1, ये आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको मैंने तो लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस ए को मैं ए ही लिखता हूं, आई के जगह में एकक सदिश होता है, मतलब उसके विकर्ण डायगोनल में हमारे पास क्या रहेगा, एक एक रहेगा, बाकी सब 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 और 1, ये मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब लिखने के बाद मेरे को करना क्या है वो ध्यान दीजिए, ध्यान सुनेंगे। लिखने के बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मेरे को
संक्रिया कुछ प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा इसको एकक सदिश के रूप में बनाना है, ये ट्रांसफर करना है भैया, आई बनाना है इधर को, और जो संक्रिया यहाँ पर लगाएंगे वही यहाँ पर लगाएंगे। चलिए तो देख लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास सबसे पहले। अब इसमें चलना कैसा, मुद्दा ये है, ठीक है, हमेशा वो क्या होता है, फिर इधर को बनाओगे तो उधर बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, ये देखो बिंदु बना रहा हूं, बिंदु बनाते जा रहा हूं, इसी बिंदु के हिसाब से हमको चलना है, रास्ता मैं बता रहा हूं। ये देखो यहाँ शुरुआत करोगे, फिर इधर जाओगे, इधर के बाद इधर, इधर के बाद इधर, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब इसी रास्ते पे चलना है। सबसे पहले ये वाला देख लो, इसको क्या बनाना है, आपको एक बनाना है। तो दो एक कैसे बनेगा, या तो देखो यहाँ से एक इसमें से माइनस कर दो, या यहाँ से माइनस कर दो, आप कहीं से माइनस कर सकते हो। तो इस अकेले के लिए पूरे स्तंभ को बदलना पड़ेगा, स्तंभ को बोलते हैं सी, कॉलम। तो C1 बदलेगा C1 माइनस C2 में, ठीक है। तो यही संक्रिया लेफ्ट में भी लगेगी, यही राइट में भी लगेगी, इसी को संक्रिया बोलते हैं। क्लियर हो गया बात, चलिए देख लो, ये आ जाएगा, ये दोनों घटेगा, ये दो में एक गया तो कितना आ गया, एक, ये आ गया मेरा एक, और ये कितना आ जाएगा, ऋण दो, ठीक है। फिर ये आ जाएगा मेरा एक, फिर ये तो अपने जगह में सेम टू सेम रहेगा भैया, फिर ये आ जाएगा एक एक, और ये आ जाएगा ऋण एक। यही संक्रिया सेम टू सेम हमको दूसरे तरफ लगानी है, तो दूसरे तरफ लगाएंगे, इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 1 0 एंड 0 0 और 1। स्पष्ट हो गया बात। अब उसके बाद इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं एक साथ दो संक्रिया लगा रहा हूँ, आप एक बार में एक ही संक्रिया लगाना, ठीक है। मैं क्यों लगा रहा हूँ मैं जान रहा हूँ, ठीक, चलिए मैं आपको कारण भी बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर C2 को बदला, C2 में C1 एंड C3 को भी बदल रहा हूँ, C3 माइनस C1, देख लो, मतलब ये दूसरा पूरा पंक्ति और ये तीसरा पूरा पंक्ति बदलेगा, तो जैसा यहाँ पर लगा है ऐसी राइट साइड भी बदलेगा। चलिए, मतलब पहला वाला नहीं बदल रहा है, पहला वाला नहीं बदल रहा है, तो आप लिखिए 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1, और क्या आ जाएगा ये -2, फिर क्या आ जाएगा, ये देखो ये दोनों बदल रहा है, दोनों माइनस हो रहा है, तो एक ऋण एक कितना हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा मेरा -1, फिर आ जाएगा ये, आ जाएगा मेरा 4, ये 2 है और ये ऋण 2 और है, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले मेरे, आप एक एक बार में एक ही स्टेप लेना है, मैं 2 ले रहा हूं यहाँ पर समय और जगह के लिए, नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक ऋण एक कितना हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ पर देखो एक ऋण एक कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर ऋण एक है और ऋण ऋण धन 2 कितना आएगा, 1 आएगा। देखो आपका स्टेप बचने वाला है भैया, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला तो वही रहेगा 1 -1 और 0 रहेगा। दूसरा को देखो, इस दूसरे वाले पंक्ति में पहले को माइनस करो, -1 आएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा अभी भी 0। फिर तीसरे में भी वैसी करो, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा मेरा धन 1, और ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक, आप करके देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब देखो मेरे को यहाँ तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसको 0 बनाना था। देखो क्या बनाना था मेरे को, 0, तो 0 तो ऑलरेडी बना है, नीचे वाले क्या बनाना था 1, ये दोनों ऑलरेडी बना हुआ है, तो 2 स्टेप आपका खत्म हो गया, 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा बच गया, ठीक। अब हमको सीधा यहाँ चलना है, यहाँ इसको क्या बनाना है भैया 0, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है 4, तो इसको कहाँ से बदलोगे, ये देखो ये दोनों 0 हैं, इन दोनों को कोई असर नहीं पहुंचाएंगे, इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए कोने वाले को इसको बदलने के लिए आप ये नीचे वाला, ठीक, ऐसे ही काफी है, तो पूरे हमारा स्तंभ से बदलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूं, मैं C2 को बदलूंगा, पूरे C2 को, एक जने के कारण पूरा सबको बदलना पड़ता है, कैसे बदलूंगा, C2 में 4 गुना करूंगा, किसका 4 गुना, ये 0 कैसे बनेगा,
एक को 4 गुना करूंगा तब तो बनेगा ना। हाँ, एक माने कौन से स्तंभ में है वो, हमारा तीसरा में, तो 4 गुना करना है C3 को। चलिए ये संक्रिया लगा लो और ये बना लो। चलिए, मतलब आपका पहला नहीं बदलेगा, तीसरा नहीं बदलेगा, 1 1 -2 ये बदलेगा, तो ये दोनों को कोई असर नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले को कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बगल बगल में 0 0 है। ठीक, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 और 1। स्पष्ट हो गया बात। ए बराबर देख लो यहाँ पर भैया, ये आ जाएगा 1 ऋण 1 और ये 0 आ गया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए क्या करना है, इसका 4 गुना करके माइनस करना है, तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा मेरे पास -4। करके देख लीजिए आप, ये आ जाएगा -1 1 और ये 1। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ के बाद यहाँ पहुंचना है मेरे को, यहाँ पर आना है आपका 1, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है -1, तो आप देखो ऊपर नीचे 0 है, बिल्कुल। ये -1 को +1 बनाने के लिए अब इस अकेले के लिए पूरे को बदलना पड़ेगा C2 को, तो C2 में क्या करेंगे, -1 कर दीजिए, किसका, C2 का। चलिए थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन पूरा 6 नंबर दिलाएगा आपको। चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 1 1 और -2, ये 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। यही काम आपको दूसरे तरफ भी करनी है। 6 नंबर ऐसी थोड़ा मिल जाएगा, 1 -1 0। अब देखो इसका चिन्ह बदलो, ये 3 है, ऋण 3 हो जाएगा, इधर भी करना है वही काम, 2 और ये 4 हो जाएगा, ऋण 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ये इसको बदलना है, इसको क्या लाना है, 0। ये कहाँ से आएगा, देखो ये जो है 0 यहाँ से बनेगा, यहाँ से दूसरे नंबर से बनेगा भाई। चलिए करना कुछ नहीं है मेरे को, यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा C1 को बदलना है C1 -C2 से। कैसे बदलोगे, C1 माइनस किससे, C2 से बदल लोगे। तो चलिए देख लो, हमारा C1 बस बदलेगा और दूसरा तीसरा कॉलम नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया। और उसमें भी यही वाला बदलेगा, बीच वाला, ऊपर नीचे देखो 0 0 दिख रहा है, तो ऊपर नीचे को कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए बदलते हैं, तो फिर क्या आ गया मेरे पास, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये -2 ही रहेगा। फिर ये क्या रहेगा, 0 1 और 0 रहेगा, 0 0 और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर ये बदलेगा, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा मेरे पास -3, और ये आ जाएगा मेरे पास -4, और ये आ जाएगा -3 2 4 -1 1 और 1। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब देखो अंतिम हमारा स्टेप बच गया, यहाँ पर आ गए हम, रास्ता कैसे चुनना है आपको समझ में आ गया है। इसको तो ये वाले सबसे नीचे वाले को 0 बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो -2 है, ठीक, -2 हो गया। चलिए अब ये -2 जो है, ये 0 कैसे बनेगा, ये कॉर्नर का है तो इसके कारण बदलेगा, C3 के कारण। ये माइनस है, इसको उतने ही प्लस की जरूरत है, लेकिन ये तो 1 है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो C1 के साथ हमको प्लस कर देना है 2 C3 को डबल करके प्लस कर देना है। चलिए अभी अंतिम स्टेप है हमारा, और ये आ जाएगा 1 0 और 0। इसको 0 बनाने के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, ये बनेगा 0 और ये 0। फिर क्या हो जाएगा, 0 1 0 एंड 0 0 और ये 1। स्पष्ट हो गया बात। बराबर में ए, इधर भी वही संक्रिया लगाओ जो इधर लगाए थे, C3 का डबल करो, इसके साथ प्लस कर दो, इसका डबल करोगे ऋण 2, 4 के साथ प्लस करोगे तो आएगा 2, इसका डबल 2 आ जाएगा, प्लस करोगे तो कितना आएगा, -1। स्पष्ट हो गया बात। उसके बाद देखो ये ऋण 4 है, इसको डबल करोगे तो 2 आएगा, कितना उत्तर आएगा, ऋण 2। फिर बाकी को सेम टू सेम रखो, -3 2 4, उसके बाद है -1 1 और 1। अब देखो शुरू में ही मैंने बताया था
आई। अब ये देखो मेरा ये आई आ गया, ए अपने जगह में है, ये बगल वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। अतः ए इनवर्स का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा अंतिम उत्तर आया। तो ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, दो चार, ऋण एक, एक और एक, और इस तरह से ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। समय ज्यादा लगा है लेकिन एक बार है, एक बार समझ गए तो आपको 6 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। स्पष्ट है बात, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्रश्न के लिए। अब ये देखिए, ये हमारा दिया है अवकलन का, ठीक है, सिद्ध करने वाला द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, मतलब अवकलन करना है, ठीक, 2 बार करना है द्वितीय कोटि का। चलिए कैसे हल होगा जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, तो ये y बराबर e का पावर m cos इनवर्स x दिया हुआ है, स्पष्ट हो गया। तो अवकलन करेंगे एक बार, क्या हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, अवकलन कर दिए x के सापेक्ष। तो देखो e का पावर में कुछ भी रहे वो तो वही रहेगा ही सबसे पहले, उसके बाद पावर में यदि कोई फलन है तो उसका अलग होगा, m नियतांक है उसका होगा नहीं। cos इनवर्स का हो जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा वाली चीज है, वो क्या है बताता हूं। देखो dy बाई डी एक्स प्रतिस्थापित होगा, ये देखो e का पावर m cos इनवर्स एक्स, e का पावर m cos इनवर्स एक्स, इसको क्या लिखे हैं y, तो इसके जगह हो जाएगा y, ये लिखाएगा मेरा ऋण m, और y का आएगा इतना के जगह में y, ये ऋण है ये m है, और बट्टे में आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको सहूलियत पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, अगला एक बार और अवकलन करने में। अब देखो dy बाई डी एक्स है, इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये बता रहा है कि 2 बार अवकलन हुआ, स्पष्ट हो गया बात। अब देखो ऋण m नियतांक है तो बाहर निकाल लो। अब ये y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फलन है, और इस फलन का अवकलन होगा, तो फलन का जब अवकलन होगा तो बटे वाले का क्या होता है, नीचे वाले को सेम टू सेम पहले लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन करोगे तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बीच में माइनस लगाते हैं भैया। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, किसका, नीचे वाले का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या लगा लेंगे, जो नीचे है वाला है उसका वर्ग, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका भी क्या ले लेंगे, वर्ग। ठीक, अब यहां से हमारी कहानी फिर से चालू हो जाती है, उसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ऋण m, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्पष्ट हो गया बात। उसके पश्चात है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब ये देखो अंडर रूट, कभी भी अंडर रूट में रहे अंडर रूट एक्स तो इसका आता है 1/2 रहेगा, और रूट में वही रहेगा, तो इसका भी वही आएगा 1/2 नीचे आएगा, अंडर रूट के अंदर कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, यहाँ पर खाली रूट एक्स है, इसके अंदर फलन के अंदर भी फलन है, तो उसका फिर से एक बार स्टेप में आ जाएगा। तो डी बाई उसका अंदर वाले का फिर से होगा, क्या लिखेंगे अपन, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्पष्ट हो गया बात। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं फिर, और ये देखो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर पक्षांतर करके गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमको वही चाहिए, देख लो आंसर में वही आना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी रूप में लाना है, इसीलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
ये आ जाएगा माइनस एम। अब यहाँ जरा देखते जाइए आप, ये अंडर रूट 1 - x² और dy/dx। चलिए अभी प्रतिस्थापित करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस y/2 अंडर रूट 1 - x² और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऋण 2x आएगा, एक का आएगा 0, ऋण ऋण रहेगा और x² का आएगा 2x। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ये नीचे वाला बटा इधर आ चुका है भैया, देख लो ये 1 - x² हो गया और d² y/dx² बराबर ऋण m। अब यहां से देखो ये इसको प्रतिस्थापित करो, ये अगर इधर चला जाए, इधर ये देखो तो अंडर रूट 1 - x² और dy/dx है, इसके जगह क्या बचेगा -my। तो इतने के जगह में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, -m और y, बीच में ऋण और ऋण, ऋण और ऋण क्या हो गया, धन हो गया। यहाँ पर क्या बचा, y बटे अंडर रूट 1 - x² और गुणित में है मेरे पास x भी है। अब यहाँ पर देखो ये y और ये बटे में x², ये देखो ये दिख रहा है दोनों सेम। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, ये बटे में आएगा, देख लो ये बटे में और ऋण भी आएगा। तो इतने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम, इतने को देख लो, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - x² d²y/dx² बराबर ऋण m, और ये आ जाएगा मेरे पास ऋण m y प्लस इसके जगह में आ जाएगा मेरे पास dy/dx, गुणित में बटे में आएगा मेरे पास ऋण m। ये ऋण m नीचे आएगा भैया बटे में, स्पष्ट हो गया बात। और ये बगल में रहेगा मेरा x। अब इस ऋण m को दोनों के साथ गुणा करो, ये अब हमारा अंतिम रूप आ रहा है 1 - x² d²y/dx² बराबर ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन m²y, और ये धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, ये ऋण और है तो ऋण ऋण फिर से क्या हो जाएगा, धन, m से m कटेगा और ये आ जाएगा x और dy कितना आ जाएगा, dx। अब सबको पक्षांतर कर लीजिए और अंतिम रूप हमारा आ चुका है 1 - x² d²y/dx²। ये प्लस है, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -x dy/dx, ये प्लस है, इधर आके -m²y, इधर कुछ नहीं बचा, 0। और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। 6 नंबर ऐसी थोड़ा मिल जाएगा जी, है बताओ। चलो आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, ये देखो क्या लिखा है, आलेख विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये प्रश्न आप जानते हैं। बिल्कुल, समीकरण देखो, समीकरण है मेरे पास ना, कितना है भैया, x धन 2y छोटा या बराबर है किसके, 10 से। तो इसको बराबर के रूप में लेके देखोगे और इसका एक क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे, बिंदु निकालोगे। बिंदु कैसे निकलेगा, वही एक बार x को 0, एक बार y को 0, एक बार x को 0 रखोगे तो y का मान आ गया 5, और यदि मेरे पास किसको, यदि एक बार मैं y को 0 ले लूं तो x का मान आ जाएगा 10। तो बिंदु मिल गया मेरे पास, दो बिंदु, एक हो गया 0 5 और दूसरा हो गया 10 0। इससे इसका रेखा प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात है मेरे पास क्या दिया है, दूसरा 3x धन y बराबर छोटा या बराबर है 15 के। तो बराबरी के रूप में लिख के देखो उसे, तो फिर वही इसके लिए भी चार्ट बनाओ आप, मतलब टेबल बना लो। x y, x को 0 लोगे, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 15, y को 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा 5। फिर हमारा x बड़ा है 0, मतलब y अक्ष है, और इसका मतलब क्या हो गया, x अक्ष। स्पष्ट हो गया बात। तो चलिए इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ठीक, तो ग्राफ में दर्शाएंगे, कुछ इस प्रकार दिखेगा भैया। ये देख लो, ये जो है हमारा, देख लो ये
ध्यान से देखो भैया, मैं बता रहा हूं उसको, ध्यान से देखो। ये मेरा पहला मेरा क्या था देखो, दूसरा बिंदु भी निकाल लेते हैं। 0 15 और क्या है 5 0। पहला है 0 5 10 0। ये देखो 0 5, ये 0 5 है और ये क्या है ये 10 0। इससे एक रेखा प्राप्त हो रही है, देख लो ये बिल्कुल ये किसकी रेखा है वो लिख दो आप। x धन 2y बराबर 10 का है, ये रेखा खाली बात कर रहा हूं मैं, ये खाली रेखा की बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें दिया है भैया ये छोटा है बोल के दिया है, समझ रहे बात को। छोटा का मतलब इस रेखा से नीचे जितना भी हमारा क्षेत्र आएगा, मतलब ये देखो इस रेखा से जो नीचे हमारा क्षेत्र आएगा, इधर भी आ रहा है ऐसा नहीं है, भी आएगा, फिर फिलहाल तो इतना आएगा उसको दिखा रहा हूं मैं। उसके बाद जा देखो हमारा एक बिंदु और मिला है, क्या क्या है 0 15 5 0। ये देखो 0 15 x में 0, y में 15, 14 के बाद 15 है, इधर क्या है मेरा 5 0। ये 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, इससे भी छोटा, मतलब इस लाइन से क्या आना है आपको छोटा आना है अंदर। अब फिर बोला है x बड़ा है 0 से, मतलब y अक्ष से बड़ा लेना है और x अक्ष से भी बड़ा लेना है। तो y अक्ष से बड़ा मतलब y के दाहिने साइड और x से बड़ा मतलब x के ऊपर साइड। तो ये आपको एक दिख रहा होगा, यहां से देख लो, एक मैं यहां पर घेराव कर रहा हूं, ठीक। अब ये देखो ये बिंदु निकल गया, इसके कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, शीर्ष बिंदु। ये बस नहीं निकला, ये जो है ये जो हमारा x सॉरी 3x धन y बराबर 15 है, तो इसको और इसको जब हल करेंगे तब हमारा ये कटान बिंदु मिलेगा ये वाला। तो चलिए पहले उसको हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को देखो, x धन 2y बराबर 10 और 3x धन y बराबर 15 बराबर के रूप में हल करेंगे। अब क्या करना है, या तो इसको 3 गुना कर लो, तो इसको 3 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 3x धन 6y बराबर कितना आ जाएगा 30। अब इन दोनों को हल करके ऋण करो, 3x से 3x कैंसल, ऋण 5y बराबर ये ऋण 15 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा 3। y 3 आ गया, y का मान 3 कहीं भी रख दीजिए, 3 दूने 6 और x का मान आ जाएगा 4। तो आप देखना ग्राफ में भी हमको दिखेगा वो चीज। ये देखो x में 3 सॉरी x में 4, ये देखो ये 4 है मेरा, ये 2 है, 2 2 का चल रहा है, ये 4 है और इधर 3, यहाँ पर ये 4 है, ये 2 है, दोनों के बीच में आ रहा है। ये कितना हो गया मेरे पास, x में 4 और y में 3। तो मेरे पास 4 क्या मिले, बिंदु मिले हैं। समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको थोड़ा समय टाल लेता हूं मैं, 1 मिनट, ठीक है, ताकि हमको लिखते बने। अब देखो ये बिंदु, शीर्ष बिंदु लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर प्रश्न को पूरा देखिए, इसमें जेड अधिकतम मान बोला है, अधिकतम मान कौन से बिंदु पर प्राप्त होगा ये हमको ढूंढना था, ठीक। तो चलिए शीर्ष बिंदु, उसके पश्चात यहाँ पर ऊपर में लिखता हूं मैं जेड बराबर कितना लिखा है भैया 3x धन 2y, 3x धन कितना y 2y। चलिए मेरे पास बिंदु क्या क्या है देखो, पहला बिंदु है 0 0, तो दोनों 0 0 रखो, 0 आएगा, ठीक है, पहला बिंदु। उसके पश्चात है मेरे पास, इधर से ले लो 5 0, x के जगह 5, y के जगह में 0, कितना हो गया 3 गुड़ी 5 धन 2 गुड़ी 0 बराबर 3 5 6 15 आ गया, धन 0 बराबर 15 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है मेरे पास 4 3 का, तो x 4 और y के जगह 3, तो 3 चौक 12 और ये 6, कितना हो गया 18।
अब उसके पश्चात है मेरे पास एक और बिंदु है जो है 0.5, तो x के जगह 0 और y के जगह 5, 2 5 6 10 आ गया ये। तो ये यहाँ पर सबसे अधिकतम आ रहा है कौन से बिंदु पर, 4 3 पर। तो हमको वही पूछा था, ठीक है, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अधिकतम मान है वो है हमारे पास कौन सा, 18, ठीक है। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पर अधिकतम मान बराबर 18, ठीक है। कौन से बिंदु पर, बिंदु भी बता देता हूं मैं, बिंदु है मेरा 4 3 पर। मतलब x की जगह हम 4 और y की जगह में 3 रखोगे, उसी समय ये क्या देगा, अधिकतम मान देगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं। तो फिर अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास समाकल के अनुप्रयोग का। ये ऊपर वाला रैखिक प्रोग्रामन का था, अब ये समाकल के अनुप्रयोग का है। समाकल के अनुप्रयोग में क्या करना है, समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए घिरे हुए क्षेत्रफल को निकालना है। आकृति कोई भी हो सकती है, ठीक। तो चलिए यहां पर देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो चलिए सॉल्यूशन, इसके लिए देखो ये सबसे पहले दीर्घवृत्त दे दिया है। इस दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, अब इस समीकरण का एक चित्र बनता है। तो उस चित्र को मैं यहां से बना रहा हूं, ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट करके ला रहा हूं, देख लो, क्योंकि इसके बिना हमारा हल नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पर चित्र ले आया, है ना, ये बहुत हेल्प करेगा हमको, और चित्र बनाना आवश्यक है। चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए, ये हमारा दीर्घवृत्त है। अब यहाँ पर ये जो 16 है 4 का वर्ग है, और ये 3 है और 9 का वर्ग है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि x अक्ष में जो अधिकतम बिंदु एक तरफ 4 गया है, ये 4 0 है हो गया बिंदु। इधर क्या हो गया, आप बड़ा करके देख सकते हैं, ये ऋण 4 0 हो गया। और y अक्ष में ये आ गया 0 3, और नीचे में 0 ऋण 3, ये सब 11वीं में दिया हुआ है भैया। स्पष्ट हो गया बात। अब इससे क्या होगा, देखो ये 4 भाग में टूट गया है, तो 4 भाग में एक भाग का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पट्टी काटेंगे, क्योंकि हमारा पट्टी खड़ी y में है। ये जो छोटा छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये dx है, मतलब x अक्ष में छोटा हिस्सा ले रहे हैं, और ये खड़ी हमारा y को दिखा रहा है। तो ये छोटे से जो स्ट्रिप है इस तरह कटा है, इसका हो गया ये y, और ये dx है। तो इसका क्या आ जाएगा, y dx क्षेत्रफल। स्पष्ट हो गया बात छोटे से। लेकिन हमको तो इसी तरह से छोटा छोटा स्ट्रिप कहाँ से काटना है, 0 से लेकर कहाँ तक काटना है, 4, और ऐसा ही 4 भाग में बटा हुआ है, इसलिए इसका समाकल में आ जाएगा 4 गुणा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 4 तक, y में है, और ये dx है। ये इस प्रकार से इस पूरे का क्षेत्रफल समाकल विधि से हमने प्राप्त कर लिया। सबसे पहले बिंदु निकालना होता है, कहाँ से कहाँ हमको समाकलन करना है, फिर स्ट्रिप काटनी होती है, पट्टी काटनी होती है, चाहे एक्स में काटो चाहे वाई में काटो। अगर वाई में आप काटोगे तो देखो, आप कहीं भी काटिए, वाई में अगर काटोगे, जैसे मैं इधर काट दिया मान लो, ये डी वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई में छोटा हिस्सा लिया हूं, ये लंबा है वो एक्स का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। लेकिन हमारा जो समाकलन होगा वो 0 से लेकर 3 तक होगा। क्यों 3 तक, क्योंकि देखो वाई अक्ष में ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, अंतिम बिंदु 3 तक जा रहा है। क्लियर हो गया बात। लेकिन ये 3 वाले को हमको करना नहीं है, 4 वाले में करना है। मैं जस्ट आपको एक क्या कर रहा था, बता रहा था कि आप एक्स से भी निकाल सकते हैं, वाई से भी। अब ये जो वाई है, अब देखो ये वाई है, डी एक्स है, मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा। तो वाई को एक्स के रूप में प्रतिस्थापित करना है, वो कहाँ से होगा, आपका जो समीकरण दिया है वहां से होगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0 से लेकर 4 तक, और ये y का मान आएगा, इसको पक्षांतर जब करेंगे तो आप देख लेंगे 3/4 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 3/4 आएगा। अंडर रूट में रहेगा 16 - x²।
और dx। 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 बाहर, 0 से लेकर 4 तक। ये सूत्र होता है हमारे पास, 16 को लिखेंगे 4 का वर्ग ऋण x का वर्ग dx। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, समाकलन इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका सूत्र आता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बीच में रहेगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र का मैं क्या कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। ठीक, बस लिमिट को लगा लूंगा जी। तो चलिए यहाँ पर 3, फिर इस सूत्र में रखिए एक्स जगह में तो एक्स ही लिखाएगा, बटे में 2 अंडर रूट ए के जगह में आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग, बीच में प्लस ए का वर्ग। ये जो 4 का वर्ग है वही ए का वर्ग है, बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स, बटे में ए की जगह में आ जाएगा 4 और सीमा लेंगे 0 से 4 तक। तो एक्स जगह में पूरे में एक बार 4 रखोगे, एक बार 0 रखोगे। तो 4 और 0 रख के मैं दिखा देता हूं, जो हमारा अंतिम आंसर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। ये देखो 3 आ गया। अब ध्यान से देखना इसको, ये 4, ये जैसे ही यहाँ 4 रखूंगा, 4 का वर्ग 4 का वर्ग 4 का वर्ग 0 हो जाएगा। 0 का x/2 से गुणा करोगे 0, मतलब ये पार्ट 0 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 4 का वर्ग माने पहला पार्ट तो हो गया 0 प्लस 16/2, 4 का वर्ग 16। अब ये आ गया साइन इनवर्स 4/4, तो साइन इनवर्स 4/4, ये एक आ गया 4 रखने पर, पूरे में 4 रखे, फिर उसके बाद लगाना पड़ता है माइनस, फिर 0। तो देखो ये x है, 0 रखोगे, 0 के साथ किसी को गुणा करो, ये आ गया पहला पार्ट 0 आ गया प्लस, ये x के जगह में 0 करोगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है 0, और ये 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हमारा कट के आ गया 8, 4 से 4 कटेगा 1, और साइन इनवर्स x का 1 का मान आएगा, साइन इनवर्स 1 का मान जानते हैं कितना आएगा, उसका मान आता है बेटा π/2। ये आएगा कट के 4, और 3 चौक कितना हो गया 12, और पाई। समझ गए बात को। अब इसका उत्तर इतना ही आएगा, मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। ये देखो, जब भी ऐसा दीर्घवृत्त रहे और कहीं भी सीमा वगैरह कुछ नहीं दिया रहे, पूरा क्षेत्रफल निकालने बोले, ये किसका वर्ग है 4 का, ये किसका है 3 का वर्ग, ये 4 × 3 करो और लगा दो पाई। इतना ही आंसर आएगा कभी भी दीर्घवृत्त के बारे में पूछा तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फिर ये देखो, फिर से ये अथवा वाला आ गया, पक्का अथवा वाला होगा ये। ठीक है, दोनों एक ही टाइप के प्रश्न है, क्षेत्रफल निकालना है, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता। मतलब 6 अंक वाले में 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमारा सामान्य चलेगा, उसके बाद 5वां और 6वां वाला है, उसमें अथवा मिलेगा। चलो देखो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। चलिए, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, इसका एक चित्र बनाना पड़ता है। x = 0 माने y अक्ष, और x = 2 पाई माने y अक्ष के समांतर कहां पर 2 पाई, और एक हमारा है cos x का। इनका सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, जिसको मैं यहां पर ले आ रहा हूं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं, पूरे इत्मीनान से बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। ये देखो, बेहतरीन तरीके से आ चुका है। अब ये हमारे पास ये पाई के फॉर्म में है, याद रखो, ये 0 है, यहाँ जहां कटा है ये π/2 है, क्योंकि तो कॉस में π/2 माने 0 होता है। ठीक, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये x = 2 पाई है। ये देखो, ये 2 पाई आएगा अंतिम। ये वाला कितना आ गया मेरा 3 π/2, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना बिंदु, ये हमारा हो जाएगा पाई। ठीक,
तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया है कि ये देखो, ये वाला जो बता रहा हूँ, घेर रहा हूँ, इस घेरे को आपको निकालना है। ठीक, तो लगेगा सर अभी तो हमारा सीधा सीधा जीरो से लेकर कहां तक दिख रहा है, 2 पाई। अगर ऐसा आप करते हैं, मतलब गलती कर बैठे, ये देखो ये अपना रास्ता परिवर्तन कर रहा है, एक बार धनात्मक हो रहा है, एक बार ऋणात्मक। ऐसे में करोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना धन में दिख रहा है उतना ही क्या हो रहा है, ऋण में दिख रहा है आपका। स्पष्ट हो गया बात। तो इसीलिए इसको 3 भाग में तोड़ेंगे, सीमा अलग अलग सीमा में, 0 से पाई/2, फिर पाई/2 से 3 पाई/2, और 3 पाई/2 से 2 पाई। 3 प्रकार से इसे तोड़ेंगे। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहाँ पर हमारा कौन से, ये देखो ये छोटा स्ट्रिप लेना है मेरे को, ये dx है, ये छोटा स्ट्रिप लेना है मेरा dx में, और ये छोटा स्ट्रिप लेना है मेरा dx में। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ पहले, उसके बाद स्ट्रिप को अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ये हो गया, स्ट्रिप बना देता हूं मैं। चलिए ये देखो, ये आ गया एक स्ट्रिप, ये आ गया दूसरा स्ट्रिप, और ये आ गया तीसरा स्ट्रिप। एक dx, अच्छा नीचे में लिख दिया हूँ dx। अब यहाँ पर 3 बार करना है, तो एक 0 से 2 पाई। ठीक, चलिए 0 से पाई/2, 2 पाई बोल रहा था। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, y1 इंटू dx। मैं y1 ले रहा हूँ, बीच में रखूंगा प्लस। ठीक है, उसके बाद यहीं पे ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। ये 0 नहीं है, पाई/2 से, पाई/2 से कहां तक जा रहा है, ये 3 पाई/2 तक। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ऋण। क्यों ऋण लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में आ चुका है भैया। चलिए जिस क्षेत्र को मैं y2 ले रहा हूं, ये dx है, बीच में फिर क्या लगाऊंगा, प्लस। अब देखो ये ऊपर की दिशा में दिशा बदल रहा है भैया, इसीलिए प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 3 पाई/2, और ये 2 पाई आ गया, और अंतिम को बोलूंगा मैं y3 और dx। मतलब ये टोटल जो क्षेत्र, जिसको क्षेत्रफल निकालना है, ये 3 भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक, इस y के जगह हमेशा cos x ही लिखोगे आप, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लिए। ठीक, चलिए तो फिर यहाँ पर देख लो, 0 से लेकर पाई/2 cos x dx, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पाई/2 से 3 पाई/2 तक, ये cos x से रहेगा, dx रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 3 पाई/2 से 2 पाई, और ये आ जाएगा cos x और dx। स्पष्ट हो गया बात? कई तरीके से शॉर्टकट में निकाल सकते हो। चलिए cos का क्या होता है, sin x। ठीक, cos का केवल sin x। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तो देखते हैं फिर, हमारा cos का कितना लिखाएगा, यहाँ पर sin x लिखाएगा। चलिए हूं मैं, कहां से कहां है इसका सीमा, 0 से पाई/2, बीच में लगा लिया माइनस, माइनस अपने जगह में। फिर इस cos का भी क्या आ जाएगा मेरे पास, sin x। सीमा कहां से कहां है भैया, पाई/2 से 3 पाई/2, बीच में फिर प्लस लगेगा, और ये आ जाएगा मेरा sin x। सीमा कहां से कहां है भैया, 3 पाई/2 से 2 पाई। तो इस तरह से 3 चरणों में आएगा ये। चलिए x से एक बार पाई/2 रखो, sin पाई/2 माइनस sin 0 माइनस, फिर क्या आएगा, दूसरे में रखो, उच्च सीमा है 3 पाई/2 माइनस, बीच में माइनस लगाना होता है, sin x से हमें आ जाएगा पाई/2, बीच में फिर प्लस, फिर ये हमारा sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई/2। चलिए sin पाई/2 का मतलब होता है 1 माइनस, sin 0 मतलब 0 माइनस, sin 3 पाई/2 का मतलब -1, और ये पाई/2 का और -1, बीच में आ जाएगा प्लस। sin 2 पाई का मतलब होता है 0, बीच में आ गया माइनस। ठीक, और इतना आ जाएगा मेरे पास, 3 पाई/2 का बताया मैंने -1।
इस तरह से आ गया 1, ये -2 होता, माइनस माइनस +2 हो गया, ये माइनस माइनस +1 हो गया, और इस तरह से आंसर आ गया मेरा 4। ठीक, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल है 4 इकाई वर्ग। ठीक, क्लियर हो गया बात। बढ़ते हैं अगले के लिए, और ये रहा मेरा अगला। अगला हमारा रेखा वाला है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसका जो सदिश वाला रूप है वो सरल पड़ता है। ठीक, जिसके अंतर्गत न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र पहले मैं लिख रहा हूं भैया। न्यूनतम दूरी बराबर होता है A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब हमको सूत्र के हिसाब से A1 A2 B1 B2 कौन है समझना है। A1 वो है जो हमारे पास, ये देखो, इसका ऋणात्मक लेना है। ठीक, तो बिंदु हमारे पास यहाँ पर A2 हो जाएगा। दूसरे वाले को ले लो A2, कोई दिक्कत नहीं है। A2 इधर वाला A2 हो जाएगा, इधर वाला A1 हो जाएगा। ऋणात्मक लेना है तो देखो A2 का जो बिंदु है वो कौन कौन है मेरे पास, 3 5 और क्या है 7। A1 का बिंदु कौन है मेरे पास, बिंदु है वो है ऋण 1 और ऋण 1। B1 कौन है, ये जो हमारा है ठीक अनुपात, हमारा नीचे वाला वो है। B1 है मेरा 7 ऋण 6 और 1। उसके बाद B2 कौन है, जो इसका नीचे का दिग अनुपात वो है 1 ऋण 2 1। अब यहाँ पर सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। तो इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 8। A2 माइनस A1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हमको सारणिक मान चाहिए। तो सारणिक कैसे निकलेगा हमारा, ये आई जे के लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं आई जे के। चलिए आई जे के, अब रखिए मान को 7 ऋण 6 1, फिर उसके बाद है मेरे पास 1 ऋण 2 और 1। चलिए इसका मान निकालो, B1 क्रॉस B2 का, ये आई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्रॉस मारो तो कितना आ गया मेरे पास, ऋण 6 ऋण ऋण धन 2 हो गया। फिर बीच में माइनस, फिर जे आएगा, फिर क्या है 7 एकम 7 और ये 1, तो 7 ऋण 1 हो जाएगा। धन में आएगा आपका के, फिर से धन आएगा, ये 7 दूने ऋण 14, और ऋण 14 के बाद ऋण ऋण धन 6 हो जाएगा। और इस तरह से ये हमको आएगा ऋण 4 आई, ऋण 6 जे और ऋण 8 के। ये हमको आ जाएगा आई क्रॉस जे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, ताकि अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुस्पष्ट तरीके से दिख सके। चलिए तो ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा, ताकि सब चीजें क्लियरली दिख सके। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब हमको इसके साथ में चाहिए इसका मापांक। तो अभी हमने क्या निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला ना, इसी B1 क्रॉस B2 का हमको मापांक चाहिए। चलिए मापांक ले लेता हूं मैं यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का। क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, आई का वर्ग तो ऋण 4 का वर्ग प्लस क्या करना है मेरे पास, जे का वर्ग, बिल्कुल, तो ऋण 6 का वर्ग प्लस ऋण 8 का वर्ग के का वर्ग, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 16 16 और 36 और ये 8, तो ये दोनों मिलके तो 100 होता है, 6 और 8 हमको पता है, तो ये आ जाएगा 116। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब मेरे को चाहिए ये वाला, दोनों का गुणा चाहिए, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2। A1 माइनस A2 मतलब ये हमारा, इसमें आई जे के लगाइए, तो 4 आई
धन 6j ऋण धन 8k, इसका डॉट गुणन होगा B1 क्रॉस B2 से, मतलब ऋण 4i ऋण 6j ऋण 8k, और ये हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 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 16 और ऋण कितना आ गया 36 और ऋण 64, जो कि आ जाएगा मेरा ऋण 1 1 और 6। सूत्र में मान रख दीजिए, डी मतलब न्यूनतम दूरी, ये आ जाएगा ऋण 116 बटे इन दोनों का मान मिलके नीचे में आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 116, लेकिन इसमें लगाना पड़ता है मॉड, क्योंकि ये दूरी है इसलिए हमेशा धनात्मक आएगी, ऋण भी धन में आएगा। अब देखो ऊपर में ए है नीचे में रूट ए है, तो आंसर आएगा रूट ए। तो उसी प्रकार सेम नंबर वही ऊपर में है नीचे में है, नीचे वाला रूट है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 116, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए, और ये रहा मेरा अगला, ये अगला है और ये इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। चलिए तो देख लीजिए, हमारे पास समतल दिया है मेरे को, पहला x धन y धन z बराबर 1, दूसरा समतल दिया है 2x धन 3y धन 4z बराबर 5। ठीक, अब दोनों को मिला के एक नया समतल बनाना। देखो समतल मतलब ऐसा रहेगा, और एक और समतल, चलिए ये देखो, दोनों के बीच से मतलब यहां से जाने वाला, दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला दो समतल का कटान बिंदु है, ये मेरा, इसको ले लो पहला, इसको मान लिया मैंने पहला, इसको मान लिया अगर दूसरा, तो ये समझ लो है ये दूसरा हमारा। अब दोनों को मिलाकर जो जा रहा है उसका हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो पहले वाले को मिला देते हैं, मतलब इधर ट्रांसफर करके, तो ये आ जाएगा x धन y धन z ऋण 1, उसको लिखो, बीच में प्लस लगाओ, फिर लेमडा, तो यह ज्ञात राशि अभी नहीं मालूम हमें, फिर दूसरा समीकरण को लिखो, ये आ जाएगा 2x धन 3y धन 4z ऋण 5 बराबर 0। अब ये हमारा हो गया तीसरा, जो दोनों के कटान से जा रहा है, जो कि मैंने इस चित्र में यहाँ पर दिखाया है, ये मेरा तीसरा हो गया। स्पष्ट हो गया बात। अब मेरे पास एक और समतल है, एक और ऐसा समतल है जो ये जो तीसरा जा रहा है इस पर लंबवत है दोनों। ठीक, दोनों क्या है, लंबवत है। स्पष्ट हो गया बात। तो जब भी दो समतल लंबवत हैं तो उनके दिक अनुपात का गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। उनके दिक अनुपात के गुणनफल का योग क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसका दिक अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो x वाला यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, x में 1 है, यहाँ पर 2 लेमडा आ गया, तो x वाला क्या हो जाएगा 1 धन 2 लेमडा, गुणित में आ जाएगा मेरे पास, दोनों के पास x था, प्लस यहाँ y के जगह में 1 है, यहाँ y के जगह में 3 लेमडा है, तो 1 धन 3 लेमडा, और दोनों के पास y है। वैसे ही z के पास 1 है, z के पास कितना है 4 लेमडा है, और ये z वाला, फिर यहाँ पर ऋण 1 है, और यहाँ पर लेमडा के पास ऋण 5 गुणा होगा, तो ऋण 5 लेमडा बराबर 0। ये वही तीसरा समीकरण है, नया रूप में है। अब ये जो x y और ये जो z, ये नया समतल है, और इसी का हमको समीकरण चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको लेमडा का मान निकालना पड़ेगा। अब ये जो नया समतल है उस पर एक और जो समतल दिया हुआ है, दोनों लंबवत है, तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक, ये दिया गया समतल है, ये और ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, लंबवत। स्पष्ट हो गया बात। तो दोनों के दिक अनुपात का गुणनफल का योग 0 होगा, तो इसका दिक अनुपात 1 और इसका दिक अनुपात क्या हो जाएगा 1 धन 2 लेमडा, तो 1 का गुणा हो जाएगा
एक धन 2 लेमडा के साथ बीच में लगाओगे प्लस। यहाँ पर क्या है, एक धन 3 लेमडा और यहाँ पर है ऋण 1, तो ऋण 1 का गुणा हो जाएगा एक धन 3 लेमडा से, बीच में लगाओगे प्लस। फिर यहाँ पर फिर 1 है, जेड के स्थान पर 1 है, इधर का जेड में कौन है, एक धन 4 लेमडा। तो इन दोनों के एक्स एक्स का जो गुणांक है, वाई वाई का गुणांक है और जेड जेड का गुणांक है, इसको दिक् अनुपात का गुणा कहते हैं और उनको जोड़ना है और ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, समतल लंबवत हैं, चाहे रेखा हो चाहे समतल हो, दोनों अगर लंबवत हो तो उनके दिक् अनुपात का गुणनफल का योग 0 आएगा। अब इस तरह से हम जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक धन 2 लेमडा ऋण 1 ऋण 3 लेमडा धन 1 धन 4 लेमडा बराबर 0। और यहाँ पर से आ जाएगा लेमडा को जब हल करोगे तो लेमडा का मान आ जाएगा, देखो ऋण 1 से धन 1 कट गया, ये 4 ऋण 3 1 हो गया, 1 धन 2 3 लेमडा आ गया, और इधर ये धन 1 है, उधर जाके ऋण 1 हो जाएगा और इस तरह से लेमडा का मान आएगा ऋण 1/3। अब इस लेमडा का मान आप कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये देखो ये समीकरण में, या यहाँ रख दो समीकरण 3 में। ठीक, मैं लिख देता हूं उसी को, फिर जो उत्तर आएगा वही अंतिम हमारा है। ठीक, लेमडा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त हुआ, एक्स धन वाई धन जेड ऋण 1 प्लस की जगह -1/3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, 2x धन 3y धन 4z ऋण 5 बराबर 0। ये दोनों का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3x धन 3y धन 3z ऋण 3, ऋण 1 का सबके साथ गुणा होगा तो ऋण 2x ऋण 3y ऋण 4z और धन 5 बराबर 0। ठीक है, 3 इधर गुणा होगा 0 आ जाएगा, ये 3x ये 2x कितना आ गया, खाली x, ऋण 3y धन 3y ऋण 3y दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3z ऋण 4z तो ऋण z बचेगा, ऋण 3 धन 5 धन 2 आएगा बराबर में 0। और यही ठीक है हमारा क्या है, समीकरण है जिसको हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, ये क्या है, अभिष्ट जो हमको प्राप्त करना था, समतल का समीकरण है। स्पष्ट हो गया बात? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 6 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें 2 प्रश्न अथवा वाले होते हैं, सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, कोई बात नहीं, परंतु एक एक प्रश्न ऐसा 6 नंबर वाला जितना टाइम लेगा ही। स्पष्ट हो गया बात? तो चलिए फिर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।